स्कूल को और कोचिंग को एक साथ कैसे मैनेज करते थे? इतना ज़्यादा कंपटीशन देख के डर नहीं लगा कि मतलब पैनिक फील नहीं हुआ कभी। और आपके मार्क्स फिर अच्छे आने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है क्योंकि इट कैन सीरियसली लेट यू डाउन इन द मेन एग्जामिनेशन। आपको एंजाइटी होती है? कभी आप लोग की लाइफ में कोई फेज आया होगा जब आप लोग को बहुत ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेटेड फील हुआ होगा, उस समय आप लोग ने कैसे प्रिपरेशन की तैयारी की? क्या 11th में पीसीएम लेना सही ऑप्शन है? यार मेरे हिसाब से तो 11th में पीसीएम भी लेना सही नहीं है। आपने मोबाइल और अदर डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल किया? बैकलॉग्स कैसे कवर करने हैं? धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे सब करो। वो धीरे धीरे नहीं होता ना, वो कुछ करना पड़ता है उसके लिए। वो बहुत ज़्यादा कम सोते हैं, ज़्यादातर पढ़ते हैं नाइट में भी। तो लाइक आप कैसे मैनेज करते थे सब कुछ? 15 मिनट मैक्स होता है, उसमें चमक गया तो चमक गया, नहीं तो आपसे क्या कोई एवरेज स्टूडेंट लाइक जिसके 80s 70s ऐसे मार्क्स है, तो क्या वो आईआईटी क्रैक कर सकता है? गेट रेडी टू वेलकम धुरंधर्स ऑफ फिजिक्स वाला विद्यापीठ, जिन्होंने जेई एडवांस 2026 में मचा के रखा है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। वेलकम करते हैं अपने टॉपर्स को। लेट्स क्लैप फॉर देम। आ जाओ बच्चों, प्लीज कम ऑन स्टेज। बच्चों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज ये आ रहे हैं, कल आप हो गए स्टेज पे। प्लीज कम। ये उनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम आज बुला पाए हैं। अदरवाइज आप भरोसा करो, जितने स्टूडेंट्स फिजिक्स वाला विद्यापीठ से जेई एडवांस क्रैक कर चुके हैं, अगर हम उनको बिठाने लगे तो ऐसे क्लासरूम्स कई सारे छोटे पड़ जाएंगे। तो अब टाइम आ गया है कि आप सब पहले इन सब से इंटरैक्ट करो, इनकी जर्नी को समझो, और फिर हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल क्वेरीज आप सबकी लेने वाले हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से क्लैप करके हम इनको वेलकम करते हैं और फिर डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल देवांगन है और मैंने भिलाई विद्यापीठ से अपनी जेई जर्नी कंप्लीट की है। मेरा नाम समर्थ साळुंखे है। मैंने पिंपरी पुणे विद्यापीठ से स्टडी किया है। माई सेल्फ शार्दुल रंदिवे, मैंने पिंपरी पुणे विद्यापीठ से की है जर्नी। हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आराध्य कर्मा फ्रॉम इंदौर विद्यापीठ। पाणिकरण चौबे फ्रॉम इंदौर विद्यापीठ। माय नेम इज सौरभ कुमार फ्रॉम इस्कॉन विद्यापीठ पटना। मेरा नाम सम्यक बेलेकर है, मैं नागपुर विद्यापीठ से हूँ। मेरा नाम चर्चित है, मैं इस्कॉन विद्यापीठ पटना से हूँ। मेरा नाम मोहित केसरी है, मैं इस्कॉन पटना विद्यापीठ। मेरा नाम समीर कुमार है और मैं इस्कॉन पटना विद्यापीठ से। मेरा नाम किशन कुमार है, मैं इस्कॉन विद्यापीठ से हूँ, पटना। माई सेल्फ प्रियंका शिंदे, आई एम फ्रॉम पुणे विमाननगर विद्यापीठ। भैया, आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? मेरा सिलेबस अराउंड अक्टूबर मिड में कंप्लीट हो गया था। और मॉक टेस्ट वगैरह ये सब? मतलब अक्टूबर के सिलेबस ख़त्म होने से पहले हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे सेंटर पे, और वो पूरे जनवरी अटेम्प्ट के स्टार्ट होने के एक हफ्ते पहले तक चला था। थैंक यू भैया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग स्टडी सेशंस और छोटे छोटे बाउट्स में ज्यादा नंबर ऑफ स्टडी सेशंस, फॉर एग्जांपल 1 आवर और 2 आवर्स? मेजॉरिटी 3 आवर सिटिंग्स चाहिए, क्योंकि मेरा वही प्रॉब्लम था। मैं कंटिन्यूस 1 घंटा भी नहीं बैठ पाता था। तो बट मैंने एग्जाम के पहले 3 आवर सिटिंग कंटिन्यूस लगाई, और एडवांस में खास करके 3 आवर्स प्लस एक आवर का ब्रेक और फिर 3 आवर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो मेजर रोल प्ले करेगा आप में। क्योंकि मेरा हमेशा सेकंड पेपर खराब जाता था, और पेपर में भी सेकंड पेपर खराब ही गया। तो वो मेरा मतलब फर्स्ट पेपर में स्कोर था 99 और पेपर 2 में स्कोर था 54। तो वो थैंक यू। एयर लाने के लिए टैलेंट ज़्यादा चाहिए या फिर कंसिस्टेंसी? ये एयर क्या है? यार ऑल इंडियन। अच्छा, टैलेंट या कंसिस्टेंसी? डेफिनेटली कंसिस्टेंसी, क्योंकि सुना ही होगा कंसिस्टेंसी बीट्स हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग। तो इट बीट्स टैलेंट जो भी है। तो यदि आप कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ भी करके आपकी डेफिनेटली हो ही जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि बहुत, मेरे साथ ही एक था, वो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था। मतलब जिसको बोलते हैं ना, दिखता है कि मैथ्स तो दिखता है, क्वेश्चन तो दिखते हैं उनको कि ये करना होता है, तो उसको सब दिखता था, लेकिन नहीं कर पाए वो परफॉर्म उतना अच्छा। तो क्योंकि तो थोड़ा सा, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा उसका ऐसा था कि हो जाएगा मेरा, तो इसलिए टैलेंट यदि आपके पास हो तो भी कंसिस्टेंट रहना बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है। थैंक यू।
आप लोग स्पोर्ट्स कैसे मैनेज करते थे? स्पोर्ट्स मैनेज करना डेफिनेटली टफ रहेगा तुम्हारे लिए यदि तुम किसी सर्टन लेवल पे खेल रहे हो, यदि स्टेट नेशनल यदि टूर्नामेंट में सोच रहे हो तो वो टफ पड़ेगा, क्योंकि वो फिजिकली भी टोल लेता है, इमोशनली भी टोल लेता है, और जेई भी सेम करता है। तो आप या तो आप जेई कर लो तो आपको थोड़ा तो ब्रेक लेना पड़ेगा एटलीस्ट। मैं रिकमेंड, आप 11th में 12th में 11th में, तो मैं ये जरूर रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप एकदम से नहीं छोड़ पाएंगे तो आधे 11th तक कर लीजिए उसको, लेकिन उसके बाद तो आपको यदि जेई सीरियसली लेनी है तो छोड़ना पड़ेगा, तो हार्ड ट्रूथ। ओके, आप लोग अपने स्कूल को और कोचिंग को एक साथ कैसे मैनेज करते थे? देखो, अगर आप नॉर्मल स्कूल जाते हो ना, डमी वाला नहीं है, तो जिस जिस दिन प्रैक्टिकल होते हैं ना, जैसे मैं करता था, अगर मेरे स्कूल में 7 दिन लग रहा है, 6 दिन लग रहा है स्कूल, उसमें से 3 दिन प्रैक्टिकल है, तो मैं उस सिर्फ 3 दिन जाऊंगा, बाकी दिन नहीं जाऊंगा। उससे आपकी 65 के अराउंड बन जाती है। और बीच में कभी आप ऐसा करना कि एक मंथ में कोई अल्टरनेट 2 वीक पकड़ लेना, जिसमें 4 दिन जाऊंगा सोचूंगा, और उतना ही जाना, उतने में स्कूल मैनेज हो जाता है, स्कूल की अटेंडेंस मैनेज हो जाती है। और स्कूल में जा रहे हो तो कोशिश करो कि आप अपने नोट्स ले जाओ, फ्री टाइम में रिवीजन करते रहो, और ताकि आपको स्कूल के टीचर्स लोग आपको ना टोके कि भाई आप क्लास में बैठ के, मेरे क्लास में बैठ के मॉड्यूल बना रहे हो, तो उससे मैनेज हो जाएगा। और फिर स्कूल से आके, और कभी कभी जब आप स्कूल नहीं जाओगे तब आप घर पे रह के एक्स्ट्रा काम कर लो जो आप स्कूल वाले दिन नहीं कर पाए थे। बस नोट्स बनाना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, नोट्स के बिना कैसे होगा। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। माय क्वेश्चन टू यू इज़ दैट जैसे सबको एंजाइटी होती है, कभी आप लोग की लाइफ में कोई फेज़ आया होगा जब आप लोग को बहुत ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेटेड फील हुआ होगा, उस समय आप लोग ने कैसे प्रिपरेशन की, तैयारी की? हाउ डिड यू मैनेज एंड लाइक वाज इट डिफ़िकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग विथ लाइक कोचिंग एंड ऑल? आप लोग इतने टेंशन में कैसे लाइक कंसिस्टेंट रहते थे? मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कभी कभी टेस्ट में अगर कम स्कोर आ जाए तो मैं डीमोटिवेट हो जाता था, मतलब घबरा जाता था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब बैड थॉट्स आते थे दिमाग में, मतलब एकदम ही टूट चुका था मैं कभी कभी। तो फिर सर से बात की मैंने, जो मेरे मेंटर्स है उनसे बात की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। पीडब्ल्यू विद्यापीठ के जो मेंटर्स है, जो टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने बहुत समझाया था मुझे कि अभी मत क्विट कर, तू कर सकता है, और किया भी मैंने। मतलब उन्होंने जो गाइड किया मैंने वही फॉलो किया, ब्लाइंडली फॉलो किया है, और उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ पे हूँ। तो आप ऐसा कुछ आए तो अपने मेंटर्स या टीचर्स से डिस्कस करें तो बेटर हेल्प होगी। आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखें, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखें। एक और क्वेश्चन था, जैसे कि आप लोग सबके अच्छे स्कोर आए होंगे, डेफिनेटली यू गाइज हैव अचीव्ड आईआईटी रैंक आई है आप लोग की अच्छी, बट आप लोग सारे क्या एवरेज स्टूडेंट थे या 90 अबव या ऐसे? और क्या कोई एवरेज स्टूडेंट लाइक जिसके 80s 70s ऐसे मार्क्स है, तो क्या वो आईआईटी क्रैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा खुद 10th में 80% आए थे, और हार्ड वर्क के साथ, कंसिस्टेंसी का साथ कर सकते हैं। थैंक यू। सो हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची भी है जिन्होंने जेई एडवांस में बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है। तो अब बेटा आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जेई एडवांस या आईआईटी की प्रिपरेशन लड़के करना प्रेफर करते हैं, बट इस बार विद्यापीठ से बहुत सारी बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जेई एडवांस में। तो आपका कैसे ये एस्पिरेशन बना कि आप जेई एडवांस की प्रिपरेशन करो, इसके बारे में बच्चों को बताओ। सर मेरा सबसे पहले मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरे 10th में मैथ्स में 100 आए थे, तो लाइक मेरा ये था कि मैथ्स से ही हमें कंटिन्यू करना है आगे, तो यही है। और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां नहीं क्रैक कर सकती वगैरह वगैरह, ये सब तो क्या मतलब लोग सब जब जस्ट बोलते हैं, बट मतलब अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो जेई क्या मतलब जेंडर बेस्ड नहीं है, हर कोई कर सकता है क्रैक। तो बस यही है, आप हार्ड वर्क करो, अच्छे से कंसिस्टेंट रहो, 2 साल आपकी जर्नी में, फिर आपका भी हो जाएगा। मतलब बेटा हमारे पास एक स्टूडेंट है जो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है, काफी देर से वेट कर रहा है, सो आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, आपका नीट की प्रिपरेशन करने का मन नहीं किया? नहीं, मतलब मैंने ऐसे कभी, मतलब मुझे ऐसा बायो पढ़ना पसंद भी नहीं था 10th में इतना ज़्यादा, और बायो मतलब मोस्टली ऐसे रटना होता है उसमें, तो लाइक मतलब मुझे ऐसे रटना भी पसंद नहीं है। केमिस्ट्री भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, मुझे बस मैथ्स वगैरह उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो लाइक मैंने वही चूज़ किया फिर जिसमें इंटरेस्ट था। हेलो भैया दीदी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को आईआईटी अचीव करने के लिए। तो इन जनरल आप लोग
मतलब कितना आपका स्टडी आवर्स होता था ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में, या और ये कभी कितना एक महीने का भी, और आप दिन के कितने क्वेश्चंस लगाते थे मेंस और एडवांस लेवल के? मतलब ऐसे दिन का लाइक वो वेरी करता रहता था, मतलब ये नहीं है कि आप रोज ही 12-14 घंटे पढ़ पा रहे हो, कभी कभी 8-9 घंटे होता था, कभी कभी 10-12 घंटे होता था, कभी कभी मैक्सिमम 14 आवर्स भी हो जाता था। और क्वेश्चन का भी ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं रहता था, जो हमें होमवर्क मिलता था हम वही करके आते थे, जो भी हमें दे रहे हैं होमवर्क वगैरह, तो यही रहता था मोस्टली। मैं एक बोलना चाहूंगा कि आपको ही बोलना चाह रहा था कि क्वांटिटी पे, क्वेश्चन की क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो। एडवांस की तैयारी कर रहे हो कि मतलब मेंस पे फोकस है? एडवांस के लिए होगा ना फोकस, तो क्वेश्चंस की क्वालिटी पे रखो और एक जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको पूरा डीपली एनालाइज करो कि क्या इसमें जो जो पूछा था मेरे को सब आता है और कंसेप्चुअली आता है कि नहीं। बस आंसर निकाल के आज 60 कर लिए, 70 कर लिए, 100 कर लिए, उससे कुछ नहीं होता है। तो क्वालिटी पे फोकस। थैंक यू। क्या 11th में पीसीएम भी लेना सही ऑप्शन है? यार मेरे हिसाब से तो 11th में पीसीएम भी लेना सही नहीं है। दो तुमको अगर मैथ्स में फोकस करना है तो मैथ्स में करो, बायो में करना है बायो में करो। दोनों लोगे तो बेकार में दिमाग खराब होगा दोनों पढ़ के। लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम दोनों संभाल सकते हो, तो ऑफ कोर्स तुमको लेना चाहिए। आपने मोबाइल और अदर डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल किया? डिस्ट्रैक्शन ऐसे आप कंट्रोल, ऐसे 10th में आप, अभी आप 12th में है ना, राइट? नो 11th में। 11th में तो ऐसे अगर 11th में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि उस टाइम पता नहीं रहता है कि मतलब प्रिपरेशन में कैसे क्या करना रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे ऐसे आएंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना पढ़ना है, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मतलब आपको अंदर से आपका मतलब आवाज़ आएगी कि नहीं, मतलब अब कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे कुछ हो नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा कंपटीशन देख के डर नहीं लगा कि मतलब पैनिक फील नहीं हुआ कभी? हाँ, शुरू में अगर तुम 11th में हो तो ज़रूर तुम्हें लगेगा जब तुम ज़्यादा नहीं पढ़े होगे। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे जाओगे, टेस्ट देते जाओगे और मार्क्स अगर तुम्हारे आएंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत बूस्ट होगा और तुमको लगेगा कि तुम कर सकते हो। और मार्क्स डाउन भी आए तब भी तुम्हें भाई हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है और इम्प्रूवमेंट करते रहना है। भाई की बात में मैं और ऐड करूंगा, जैसे आपको अगर कंपटीशन देख के डर लग रहा है और आपके मार्क्स फिर अच्छे आने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, क्योंकि इट कैन सीरियसली लेट यू डाउन इन द मेन एग्जामिनेशन। हेलो एवरीवन, आपके फ्रेंड्स वगैरह थे, और अगर थे तो आप उनके साथ कैसे चिल आउट करते थे? हमारे फ्रेंड्स मतलब एक्चुअली ना फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। एक कहा जाता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू ऑलवेज स्टे टुगेदर। मतलब तुम कौन से 5 बंदों के साथ रहते हो उनका एवरेज हो तुम। तो मोस्टली हमारा फ्रेंड सर्कल मैंने हमेशा अच्छा ही रखा है। एंड इवन हमारे 12th में बैच था, बैचमेट सारे बहुत अच्छे थे। और अब चिल की बात कर जाए तो मस्ती तो हम बहुत करते थे, कभी ऐसे मस्ती भी करते थे, चिल्लाते थे वगैरह। वो इसलिए करते थे क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई कर करके दिमाग सैचुरेट हो जाता है, तो दिमाग को भी थोड़ा सा लाइक स्पाइक वगैरह देना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, वो सैचुरेशन को डाउन करना चाहिए। उसके लिए हम मस्ती करते थे। बट हर चीज़ के पीछे कोई तो इंटेंशन होना चाहिए। अगर आप लाइफ में इंटेंशन ही नहीं है किसी चीज़ के पीछे तो आप वेस्ट कर रहे हो। सो ये मैटर करता है। तो फ्रेंडशिप अच्छे रखो, फ्रेंड्स अच्छे रखो, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, खेलने के वक्त खेलना और मस्ती करने के वक्त मस्ती करो। उस वक्त पढ़ाई के मत सोचो, तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। हेलो, आपका स्लीप रूटीन कैसा था? लाइक जैसे बोलते हैं कि जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा कम सोते हैं, ज़्यादातर पढ़ते हैं नाइट में भी, तो लाइक आप कैसे मैनेज करते थे सब कुछ? रूटीन की बात कर जाए तो मैं अपना रूटीन मैंने एग्ज़ाम के रिलेटेड ही रखा था, लाइक एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जैसे मोस्टली अगर आप पेपर देने जाओगे तो आपको पेपर 9 से 12 और 3 से 6 ऐसे टाइम में होगा। सो मोस्टली ट्राई करो कि सुबह के मॉर्निंग में ज़्यादा फोकस करो, मॉर्निंग में ही पढ़ो। शाम को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बिकॉज दोनों टाइप के लोग होते हैं। एक लोग की जो मॉर्निंग में पढ़ते हैं, एक जो रात में पढ़ते। तो मोस्टली मैं रात को कम पढ़ता था और मॉर्निंग में ज़्यादा फोकस से पढ़ता था। जो नाइट आउट्स होते हैं जो लाइक ज़्यादातर रात में पढ़ते हैं तो वो अच्छा नहीं है, मॉर्निंग में ही पढ़ना चाहिए ज़्यादातर। जिनको आप पूछोगे हर कोई वैरी बताएगा। जैसे वो डिपेंड करता है। अगर आपको मतलब रात में अच्छे से पढ़ाई होती होगी, पूरा साइलेंट होता है ना, कोई बात नहीं करता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मैं रात को ही पढ़ता था और सुबह आराम से नींद लो। बट एग्जाम के 10 दिन पहले वो रूटीन एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में भी सो जाओगे। थैंक यू। बैकलॉग्स कैसे कवर करने हैं? धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे सब करो।
नहीं, वो धीरे धीरे नहीं होता ना, वो कुछ करना पड़ता है उसके लिए। अगर इंस्टेंट चाहिए तो रिजल्ट भी इंस्टेंट नहीं आता, धीरे धीरे ही आता है। हाँ मतलब वो तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस बता दो। मैं एक प्रिसाइज आंसर, मतलब हमारे कभी हुए तो नहीं, बट हमारे मैथ्स वाले सर ऐसे कुछ 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 बताते रहते थे। तो जैसे आपने पढ़ा पूरे दिन और आप शाम को घर जाके, हॉस्टल में रहते हो कि घर पे रहते हो? हाँ, तो घर का खाना खाया, शाम का है ना, डिनर करा, उसके बाद मेरी तो पढ़ने की इच्छा होती नहीं थी, तो मैं या तो टीवी देख रहा हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी देर, क्योंकि खाने के एकदम से बाद सोते नहीं, तो अगर कभी बैकलॉग बन भी जाए तो खाना खाया और उसके बाद जो टाइम बचा हुआ है उसमें कोई एक टॉपिक उठाओ, बहुत सारा एक साथ क्लियर करने की कोशिश मत करो। कोई एक छोटा टॉपिक उठाओ और उसको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे भैया ने बोला वैसे उसको कवर करते जाओ। थैंक यू। जैसा कि भैया आपने बोला था उसे कि क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्वालिटी पे। अब हम एक क्वेश्चन पकड़ के ओलंपियाड का 3 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो मतलब नहीं बन रहा ना। अरे तो कॉमन सेंस भी तो कुछ होता है ना, कि ऐसा थोड़ी करेंगे कि नहीं, तो वही क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कितना होना चाहिए, एक एवरेज। मतलब एक क्वेश्चन को वो डिपेंड करता है कि तुम फिर किस क्वालिटी के कर रहे हो और तुम किस स्टेज पे हो। यदि तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तुमने स्टैंडर्ड बुक सारी सॉल्व कर ली है, एक सर्टन लेवल पे तुम्हारा लेवल आ चुका है कि अब इस लेवल के क्वेश्चंस मेरे से इजीली टैकल कर लेता हूँ मैं, तो फिर तुम एक क्वेश्चन को आधा आधा घंटा ऐसे देने की सोच सकते हो। लेकिन 11th-12th में ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट मैक्स होता है, उसमें चमक गया तो चमक गया, नहीं तो आपसे वो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आपसे वो होगा। अनटिल अनलेस कि टीचर यदि उनके एक्सपीरियंस से कोई क्वेश्चन दे रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन अच्छा है, इस, और वो कभी कभी स्पेसिफाई भी करते हैं कि इसको तुम बहुत टाइम देना, तो फिर उसको दो, वो एक्सेप्शन है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को लेके 3 घंटे, एक पूरा दिन ही एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं और सर को आके बोल रहे हैं कि अरे मेरे से तो बना ही नहीं, सेंस थोड़ी बनाता है। क्या आपकी स्टडी के अलावा और कोई हॉबी थी? मूवीज और वेब सीरीज देखना मेरा मतलब पसंदीदा काम है, तो वो थोड़ा साइड में कर दिया था मैंने। जब से एडवांस हुआ है मैंने 10-15 मूवीज, 4 वेब सीरीज सिर्फ 10 दिन में देख लिए, और एक वेब सीरीज के 4 सीजन थे, 8 एपिसोड एक इसमें, ये सारे देख लिए थे। तो अभी थोड़ा साइड में रखो हॉबीज को और लग जाओ स्टडी में। जैसा आपने बताया था कि आप वेट कर रहे थे अपनी बारी का, तो आप एक क्वेश्चन पूछ ही लो। वैसे आप सभी भैया और दीदी को हार्दिक अभिनंदन कि आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लिया है। तो मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न था, तो क्या मैं एक बार बोर्ड पर लिखने आ सकता हूँ? बिल्कुल सर। स्टाइलिस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x² dx। ठीक है, छोटा सा हिंट देता हूँ, साइन x के एक्सपेंशन याद कीजिए, क्या होती है? x की पावर 2k+1 बाय 2k+1 माइनस 1 की पावर k। हाँ, आपको इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। अभी तो सीरीज डाल दो और कर दो इंटीग्रेट, उसमें क्या है? करके तो दिखाइए, इतना मैं कैसे है dx ना। अभी इसको इंटीग्रेट कर दो, ये k इंफिनिटी तक जाएगा, तो वो सीरीज होती है, मतलब r/n का इसको dx मानते हैं, और ऐसे कुछ तो होता है ना समेशन वाला, वैसे यहाँ पे कहाँ लिमिट है? आपने नीचे वाले लोअर लिमिट को क्या माना? 0 से इंफिनिटी, तो r/n तो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेट करने के बाद आपके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है? मतलब अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले कि एफिशिएंसी ज्यादा मैटर करती है। देख मेरी तो नहीं बढ़ी सेकंड पेपर में, तो कुछ भी कर और बढ़ा, साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज कर, टीचर्स का गाइडेंस ले और बढ़ा ले बस। भाई मेरे को तो नहीं आया वो। अच्छा भाई, पेपर 1 में मैंने पूरा ट्राई किया था कि कुछ भी करके पेपर 1 स्कोर कर लूं, इसलिए मेरा पेपर 1 में 99 आया था, मेजॉरिटी मेरा स्कोर वही आया था। मैं बताता हूँ, जैसे मेरे साथ भी होता था कि पेपर 2 का जब हम लोग मॉक टेस्ट देते थे तो स्कोर कम आता था। उसको इम्प्रूव करने के लिए ना, आप जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उसको बिल्कुल रेप्लिकेट करो अपने मेन जेईई के जैसे। आपका 9 से 12 पहला पेपर हुआ, फिर आपके सेंटर पे आपको कुछ देर का ब्रेक मिलेगा, फिर दोबारा पेपर होगा, तो उस 1.5 घंटे में आप क्या कर रहे हो, वहाँ एग्जाम वाले दिन क्या करोगे, वो सोच के करना कि आप थोड़ा सा खाना खाओगे, थोड़ा सा रेस्ट लोगे और फिर अपने आप को रिचार्ज करोगे। वैसे
जितने बार आप रेप्लिकेट करोगे ना उतना आसान होगा आपके दूसरे पेपर में एफिशिएंसी बढ़ाने में। धीरे धीरे टाइम लगता है आपको सीखने में कि नहीं, दूसरे पेपर में शुरुआत में आपको ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक बार फ्लो आ जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा। वैसे करके आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। आप लोगों को लगता है सिलेक्शन में लक मैटर करता है? बिल्कुल भी। लक का तो बहुत फर्क पड़ता है यार, क्योंकि पर उस पर कुछ बोल भी नहीं सकते ना कि अब आप अपना लक तो बदल सकते नहीं, वो तो सब फालतू बात है कि हार्डवर्क से हो जाता है, मतलब उस इतना फर्क नहीं पड़ता, पर उस पर सिलेक्शन का बहुत फर्क पड़ जाता है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि लक से आप सिलेक्ट हो रहे हो और नहीं सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन आप जो रैंक डिजर्व करते हो सकता है वो ना मिले, आपकी कोई और रैंक आ जाए, ये जरूर हो सकता है। लेकिन यदि आप सिलेक्ट होने वाले होगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट होगे, ये तो है। लक से उस पर फर्क नहीं पड़ता। आपका लाइक हमेशा तो पढ़ने का मन करता नहीं होगा, कभी कभी आपको भी होता होगा कि रेस्ट ले लेते हैं या फिर आज नहीं पढ़ते, तो उस टाइम आप कैसे पढ़ते थे? लाइक उस टाइम नहीं पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे, यदि नहीं मन करता था तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 दिन में 6 दिन मन नहीं कर रहा तो नहीं, लाइक कभी आपका हफ्तों में कर गया मन कि आज पढ़ने का मन नहीं है तो आज हाँ, रहने तो देते हैं? नहीं पढ़ो, ऑफ ले लो। ओके। और आपने लाइक स्टार्टिंग से सीरियसली पढ़ना शुरू किया था या बाद में जब आपके मॉक टेस्ट में खराब नंबर आया, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे सीरियसली तो देख 10th तक ठीक से पढ़ते थे, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ते थे, बहुत कम भी नहीं पढ़ते थे। फिर 11th में आए तो इनिशियली जो चैप्टर्स होते हैं वो तो निकल जाते हैं, आपको उसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं, तो आप इतने सीरियस थे नहीं हम 11th में, वही बहुत मजे किए थे 11th में कि बाहर चले गए क्लासेस के बाद। लेकिन जब धीरे धीरे आपको टीचर्स ही रियलाइज करा देंगे कि किस इंस्टेंट पे 11 टफ हो जाएगी, जैसे सितंबर अक्टूबर के अराउंड, अक्टूबर नवंबर भी हो सकता है कहीं, कि आपको मैथ्स में पीएनसी पढ़ रहे होगे और फिजिक्स में रोटेशन पढ़ रहे होगे और आप केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होगे, तो वहां पे आपका दिमाग घूम जाएगा कि भाई ये सब तीनों सब्जेक्ट में कैसे हैंडल करूंगा। तो वहां से आप में सीरियसनेस आ जानी चाहिए आइडियली कि अब तो सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, तो वहां से आपके ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आपके मजे कम हो जाएंगे और 12th में आके तो डेफिनेटली सीरियस होना ही पड़ता। तो लाइक आप तीनों सब्जेक्ट एक दिन में लाइक कवर करते थे या फिर ऐसा कि सब्जेक्ट्स को आपने बांट लिया डेज टू डेज? एक दिन में 2 सब्जेक्ट मैक्स टू मैक्स, और ऐसा वो सही होता है कि फिजिक्स मैथ्स, फिर अगले दिन फिजिक्स केमिस्ट्री और फिर तीसरे दिन मैथ्स केमिस्ट्री, तो हाँ पेयर बना बना के, तो एक सब्जेक्ट का एक दिन से ज्यादा का गैप नहीं होता। फिर अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है उसी दिन सबसे ज्यादा होमवर्क उस सब्जेक्ट में मिल गया, तो उस एक्सेप्शन के डेज पे आप चेंज कर सकते हो टाइम टेबल, लेकिन 2 सब्जेक्ट एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट पढ़ना नहीं। तो स्टार्टिंग से लाइक डीपीपीस करना और सॉल्व एग्जांपल्स करना जरूरी है? हाँ डेफिनेटली, तो और क्या करोगे, नहीं डीपीपीस नहीं, सॉल्व एग्जांपल्स नहीं, स्टार्टिंग से लाइक कई बच्चे होते हैं ना जो स्टार्टिंग में इतने सीरियसली नहीं पढ़ते पर बाद में शुरू करते हैं, तो लाइक अगर हम स्टार्टिंग से ही अपनी डीपीपी सॉल्व करके चलेंगे तो जो हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है या माइलस्टोन टेस्ट है वो अच्छा जाएगा। डेफिनेटली। थैंक यू। तो बेटा अब हम सबके साथ एक और हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, एक पेरेंट हैं और उनके साथ आप सबके सीनियर और हमारा एक स्टूडेंट सत्यम है, जिसकी जेई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 735 आई है। तो लेट अस क्लैप एंड वेलकम सत्यम। प्लीज कम सत्यम। वेलकम सर, प्लीज आ जाइए। एंड लेट अस क्लैप अगेन फॉर द पेरेंट एंड फादर ऑफ सत्यम, जिन्होंने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ सत्यम को प्रिपेयर करवाया पूरी जर्नी में। Please come on the stage, sir. So, Satyam, I will request you to share your preparation journey with Physics Wala Vidyapeeth, and sir, please also share your experience. हेलो एवरीवन, मैं एक्चुअली महाराष्ट्र मुंबई विद्यापीठ से हूँ और मेरी जर्नी मैंने 11th में स्टार्ट की थी। सबके तरह एक सपना होता है और स्टार्टिंग में तो वो सपना काफ़ी दूर लगता है, लेकिन स्लोली स्टेप बाय स्टेप अगर मेहनत करे तो 735 जो एकदम 11th में सपना या फिर उससे भी ऊपर लगता था वो रियलिटी बनती है। ये यहाँ इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स का, मेरी मदर का और जो मुंबई की पूरी फैकल्टी है और पूरी पीडब्ल्यू टीम को मैं बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा, बिकॉज जो मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया, जो एनवायरनमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया और जो एकेडमिक एज वेल एज नॉन एकेडमिक जो सपोर्ट प्रोवाइड किया, उसके बिना ये अचीवमेंट कभी हो नहीं पाती। तो सबको आई एम वेरी थैंकफुल। तो इस अचीवमेंट में हमारी तरफ से सत्यम के लिए एक स्मॉल गिफ्ट
फॉर हिज सक्सेसफुल अचीवमेंट एंड फॉर बेस्ट विशेस हमारी तरफ से. So let us clap again for the hard work and result of Satyam. स्कोर बता सकते हैं आप अपना एडवांस का? एक्चुअली जेई मेंस 1 से ही स्टार्ट करते हैं. मेरी जेई मेंस 1 में 242 मार्क्स थे विथ स्पेशल की केमिस्ट्री में मेरी 95 थी, जस्ट 100 मिस हुआ था. वेराज अप्रैल अटेम्प्ट में मेरे 265 मार्क्स थे विथ फिजिक्स 100 परसेंटाइल, 100 और 100. और जेई एडवांस में मेरा स्कोर था 221. बेटा सो दिस वाज इट. आई गेस आप सबको अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रिपरेशन हम करते हैं और क्या जर्नी हर स्टूडेंट को करनी पड़ती है आईआईटी तक पहुंचने के लिए. सो दिस वाज ऑल इन द सेशन एंड आगे स्टूडेंट्स जो भी हमारे आईआईटीज में गए हैं दे विल स्टे कनेक्टेड टू यू थ्रू सिमिलर सेशंस. सो लेट अस क्लैप अगेन फॉर ऑल ऑफ देम. थैंक यू एवरीवन.